नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बायली क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग कक्षा 10th विज्ञान पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। क्लास 10th का विज्ञान ए टू जेड चैप्टर क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट होगा, है ना। ये पहला एपिसोड रहेगा। इसमें हम लोग केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक और एपिसोड आएगा, उसमें हम लोग फिजिक्स कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग अलग करके इसमें आपका एपिसोड आएगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो भी टॉपिक है क्लास 10th में, सारे टॉपिक को आज हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं विश्लेषण के साथ। और ये आपका दृष्टि पब्लिकेशन का बुक है और ये ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन को संपूर्ण व्याख्या के साथ दिया गया है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ। चैप्टर नंबर 1 क्या है आपका? रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। आप अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस टाइप का जो भी वीडियो आया इस चैनल पर साइंस से रिलेटेड या फिर जीके जीएस से रिलेटेड आपका वीडियो आता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है और कौन सा कथन सही है इस कथन को क्या करना है, चुनना है। रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का जो परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। किसी एक तत्व का जो परमाणु होगा ना, आपका दूसरे तत्व के परमाणु में क्या करता है, आपका नहीं बदलता है। रासायनिक किसके समय? रासायनिक अभिक्रिया के समय। दूसरा कथन क्या कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है। ये बात दोनों कथन क्या है आपका, सही है। दोनों कथन क्या है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का जो परमाणु होता है, रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का जो परमाणु होता है, किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का क्या होता है, आपका निर्माण होता है। 2 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? किसी पदार्थ का अपचयन है ना, ऑक्सीडेशन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो। ऑक्सीजन की क्या हो, वृद्धि हो। ऑक्सीजन का ह्रास हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हुई हो और हाइड्रोजन का ह्रास हुई हो, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण के कंडीशन में, उपचयन के कंडीशन में आपका ऑक्सीजन की क्या हुई होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई होती है ना। ऑक्सीजन का क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होता है। अगर ये ऑप्शन नहीं देता, है ना, ये ऑप्शन नहीं देता, ठीक है ना, तो आपका हाइड्रोजन का ह्रास भी होता है ना। ये भी आपका ऑक्सीडेशन के कंडीशन में ये भी होता है। अगला है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि तो उसका उपचयन होता है, तथा किसी अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसका अपचयन होता है। उसका क्या होता है, अपचयन, रिडक्शन होता है। जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगर एक ही रिएक्शन है और एक ही रिएक्शन में आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है तो इसको क्या कहा जाता है, इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है और कौन सा कथन आपका सही है, सही कथन को चुनना है। इसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। ये कथन आपका क्या है, एकदम सही है, कथन सही है। इसके प्रभाव से बचाने के लिए चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। ये बात भी क्या है, आपका सही है ना। 1 नंबर और 2 नंबर दोनों कथन क्या है, सही सही है। दोनों कथन क्या है, आपका सही है। सी क्या आ जाएगा, आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त दोनों कथन सही है। दैनिक धातुओं
का संक्षारण, दैनिक धातुओं का संक्षारण कोरोजन होता है। लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना आपका संक्षारण के क्या है आपका उदाहरण है। ऑक्सीकरण या उपचयन, ऑक्सीकरण या उपचयन के कारण तेल एवं वसा विकृत गंधी है ना रेंसिड हो जाता है, जिससे वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री के खाद्य और गंध बदल जाते हैं। प्रायः ऐसी खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। जो वायुरोधी बर्तन में आपका खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति आपका क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस कम सक्रिय गैस भर दी जाती है ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, चूने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है और कौन सा कथन आपका सही है। सही कथन को क्या करना है, चुनना है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। कैल्शियम जो ऑक्साइड होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, CaOH का होल ट्वाइस होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO की बात हो रहा है यहाँ पे। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड CaO को चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। अगर यहीं पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता तो उसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। बुझे हुए चूने के विलयन से दीवारों की सफेदी करने पर 2-3 दिन बाद दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। ये बात भी सही है। कथन 1 और कथन क्या है आपका, दोनों क्या है आपका सही है। इस प्रकार से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना CaO होता है इसका फार्मूला। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, है ना। बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। अगर बुझा हुआ चूना की बात करता तो CaOH का होल ट्वाइस हो जाता। ठीक है ना। इसके अनेक उपयोग में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का कहाँ पर उपयोग किया जाता है, सीमेंट निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस होता है का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। बुझे हुए चूने के इस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है। ऐसे में बुझा हुआ चूना वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना देती है ना। तो ऐसे में बुझा हुआ जो चूना होता है ना, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना देती है। सफेदी करने के दो तीन दिन बाद इस परत का निर्माण होता है तथा इससे दीवारों पर चमक आ जाती है, और इससे दीवारों पर क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। 5 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। श्वसन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है, बताइए। श्वसन की निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है। पहला है आपका संयोजन अभिक्रिया है ना। पहला क्या है आपका संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, चौथा है आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जो श्वसन है ना, रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है आपका, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना। क्या है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन की बात करते हैं, श्वसन आपका कैसा अभिक्रिया है, श्वसन आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है ना। इसका विश्लेषण चलिए देख लेते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे आपका ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, श्वसन क्या है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जीवित रहने के लिए ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, टूट जाता है, जिससे शरीर को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जिससे शरीर को क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। शरीर को क्या प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है।
इसी अभिक्रिया का विशेष नाम क्या है? श्वसन है। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करती है तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। वियोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया होता है ना, संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ दे देता है। ठीक है ना। जो वियोजन अभिक्रिया होता है ना, एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करता है? देता है। जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है वे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है? आपका अवशोषण होता है, वे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ये बात क्या है आपका? सही है। ठीक है। 2 नंबर चैप्टर पर आ जाइए। 2 नंबर चैप्टर है अम्ल, क्षारक तथा लवण। अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। एसिड, बेस और साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? बताइए। वो बैगन कलर का होता है, बैगनी रंग का होता है। किस कलर का होता है आपका? बैगनी कलर का होता है। लिटमस जो पत्र होता है ना, लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह बैगनी रंग का होता है। लिटमस जो पत्र होता है ना, जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तो ये बैगनी रंग का होता है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अम्ल तथा क्षारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? आपको विचार करना है और कौन सा कथन सही है, सही कथन को चुनना है आपको। अम्ल का स्वाद कड़वा जबकि क्षारकों का स्वाद खट्टा होता है, ये बात तो गलत बोल दिया। अम्ल का जो स्वाद होता है खट्टा होता है और जो क्षारक का स्वाद क्या होता है? आपका कड़वा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल जबकि क्षारक लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। ठीक है ना। तो 2 नंबर जो कथन है ना, अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल, और जबकि क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। 2 नंबर कथन क्या है आपका? सही है। अम्ल और क्षारक दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल और क्षारक दोनों क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। 3 नंबर कथन गलत है। केवल और केवल आपका 2 नंबर कथन क्या है? आपका सही है ना। केवल और केवल कितना सही है आपका? 2 नंबर कथन सही। चलिए विश्लेषण इसका देख लेते हैं। अम्लों जो होता है ना, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है जबकि क्षारकों का स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। कथन एक क्या है आपका? गलत है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है जबकि क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस क्या है आपका? एक प्राकृतिक सूचक है। अतः कथन 2 क्या है आपका? कथन 2 सही है। अम्ल और क्षारक दोनों विद्युत का क्या होता है? आपका सुचालक होता है। अम्ल हो गया और क्षारक दोनों क्या होता है? आपका विद्युत का सुचालक होता है। ये दोनों केवल अपने जलीय विलयन में ही विद्युत चालकता दर्शाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अम्ल और क्षारक दोनों केवल अपने जलीय विलयन में ही क्रमशः हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करता है। अतः कथन 3 भी क्या है आपका? अतः कथन 3 भी आपका गलत है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? पहला आपका हाइड्रोजन, दूसरा आपका क्लोरीन, तीसरा आपका सल्फर और उसके बाद चौथा आपका सोडियम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर ए सही हो जाएगा, हाइड्रोजन, है ना। सभी तत्व, कौन सा तत्व? ये जो हाइड्रोजन है ना, अम्लों में निश्चित रूप से क्या होता है? आपका उपस्थित होता है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? आपका ए सही हो जाएगा। सभी अम्लों में हाइड्रोजन तत्व निश्चित रूप से उपस्थित होता है। इसी कारण धातु के साथ अभिक्रिया करने पर लगभग सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस क्या करता है? उत्पन्न करता है। 4 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, ऐसा किस लिए होता है बताइए। तो पहला जो कथन है आपका, पहला ऑप्शन है साबुन हल्दी से मिलकर
अम्लीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ये बात क्या है आपका गलत है। साबुन हल्दी से मिलकर उसकी अम्लीय प्रकृति को उदासीन कर देता है, ये बात भी गलत है। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, ये ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा। हल्दी क्या है आपका, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी क्या आपका एक प्राकृतिक सूचक है। कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी क्या आपका एक प्राकृतिक सूचक है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एवं जेरानियम जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां रंग में परिवर्तन के द्वारा किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करता है। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए संश्लेषित सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फथेलिन का भी आपका प्रयोग किया जाता है ना। तो ये भी आपका सूचक है। अम्ल और क्षारक की जांच के लिए संश्लेषित, है ना, संश्लेषित सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन ये भी आपका क्या कृत्रिम सूचक है, ठीक है ना। कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनकी गंध अम्लीय व क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, गंधीय सूचक कहा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, मानव उदर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है और कौन सा कथन सही वाला को चुनना है, ठीक है ना। तो पहला है मानव उदर सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में क्या करता है, आपका सहायता करता है। तो ये जो कथन है ना, मानव उदर है ना, स्टमक, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होता है, ठीक है ना। अम्ल उत्पन्न करता है जो उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन को पाचन में सहायता करता है। कथन एक तो गलत हो गया। दूसरा कथन क्या है, अपच की स्थिति में मानव उदर बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिससे उदर में जलन का अनुभव होता है। 2 नंबर कथन क्या है आपका, सही है। केवल 2 नंबर कथन सही, 1 नंबर कथन क्या है, गलत। मानव उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में क्या होता है, सहायक होता है। अतः कथन एक क्या है आपका, गलत है। अतः कथन एक क्या है, गलत है। अपच की स्थिति में मानव उदर बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करती है जिससे उदर में जलन और दर्द का अनुभव होता है। अतः कथन 2 क्या है आपका, सही है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। यह एंटासिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया जैसे दुर्बल क्षारकों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। पीएच स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। पीएच स्केल के संदर्भ में पहला है, इसका सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं। सामान्यतः इसे 0 से, जो पीएच स्केल होता है ना आपका, 0 से 14 तक ज्ञात कर सकते हैं। किसी विलयन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है उसका पीएच उतना ही क्या होता है, आपका अधिक होता है, ठीक है ना। तो 2 नंबर भी कथन क्या है आपका, सही। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है। किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच मान कितना होता है, आपका 7 होता है। तो 1 नंबर और 3 नंबर कथन क्या है, सही है। 2 नंबर कथन आपका गलत है। 1 और 3 नंबर कथन क्या है आपका, सही है। तो चलिए देख लेते हैं इसका विश्लेषण। पीएच स्केल का प्रयोग किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए होता है। यह इस पीएच स्केल से सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। पीएच एक ऐसी संख्या है जो विलयन की अम्लता अथवा क्षारीयता को दर्शाती है। अतः कथन एक क्या है, सही है। किसी विलयन में हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता जितनी अधिक होती है उसका पीएच उतना ही क्या होता है, आपका कम होता है। अतः कथन 2 क्या है आपका, गलत है। किसी विलयन में हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता जितनी आपका अधिक होती है पीएच का मान उतना ही क्या होता है, आपका कम होता है। कथन 2 क्या है आपका, गलत है। तो जो एसिडिक नेचर का होगा ना, H+ आयन उसमें होगा और जो क्षारीय नेचर का हो जाएगा उसमें OH- आयन होता है, ठीक है ना।
कथन 3 भी आपका सही है ना, क्योंकि किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है 7 होता है। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो वह अम्लीय विलयन होगा। यदि पीएच का मान 7 से अधिक है तो वह यह विलयन में OH माइनस की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात विलयन क्या हो जाएगा आपका, क्षारकीय हो जाएगा, है ना। विलयन क्या हो जाएगा, क्षारकीय। 7 नंबर क्वेश्चन पर आ जाए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। मानव शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है ना। तो ये वाला जो कथन है ना आपका एकदम और एकदम सही है। ऐसे 7.3 क्या होता है आपका, जो रक्त का पीएच मान कितना 7.3 होता है, 7.3 से 7.4 यही आसपास में। तो वर्षा जल का जो पीएच मान होता है 5.6 से कम हो जाने पर वह जल अम्लीय वर्षा जल कहलाता है। तो आपका जो 2 नंबर कथन है ना, ये भी क्या है आपका सही। मुंह का पीएच मान बढ़ जाने से दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, ये बात गलत है ना। मुंह का जो पीएच मान घट जाने से दांतों का क्या होता है, आपका क्षय होता है। तो आपका जो 1 नंबर और 2 नंबर कथन सही है, 3 नंबर कथन क्या है आपका गलत है। सिर्फ और 1 और 2 क्या है आपका सही है ना। चलिए, मानव शरीर का जो पीएच मान होता है 7.0 से 7.8 परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण परास में ही जीवित रह सकता है, अतः कथन एक क्या है आपका सत्य है। वर्षा जल का जो पीएच मान होता है 5.6 से कम हो जाने पर वह जल आपका अम्लीय वर्षा जल कहलाता है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है, अतः कथन 2 भी क्या है आपका सही है। मुंह का जो पीएच मान होता है 5.5 से घट जाने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, अतः कथन 3 क्या है आपका गलत है। दांतों का इनेमल है ना कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह का जो पीएच मान है 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की आधिक्य मात्रा में दंत क्षय को रोका जा सकता है, ठीक है ना। दंत क्षय को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। चलिए, अब सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, आपको मिलाना है। सूची 1 में पदार्थ दिया गया और सूची 2 में आपको पीएच मान दिया है। मानव का जो रक्त का जो पीएच मान होता है ना, कितना होता है बोलिए। मानव के रक्त का पीएच मान क्या होता है, 7.3 से 7.5 के मध्य होता है ना। ज़्यादातर आपका एवरेज 7.3 होता है। दूध दूध है ना, दूध का जो पीएच मान कितना होता है आपका, दूध का पीएच मान आपका होता है 6.4 होता है। मानव जो लार का जो पीएच मान कितना होता है 5.5 से आपका 7.5 होता है। और मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है आपका कितना होता है 6.5 से 7.5 होता है। 6.5 से 7.5 मानव जो मूत्र है ना, इसका पीएच मान होता है। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान 7.3 7.5 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। मानव लार का पीएच मान 5.5 से 7.5 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है। नींबू का रस का पीएच मान 2.2 लगभग होता है। जठर रस का जो पीएच मान होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपका 1.2 लगभग होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो होता है ना, कितना होता है, लगभग 14 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान कितना होता है आपका 14 होता है, ठीक है। आपको पूछेगा रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान होता है आपका 7.4 होता है। कितना होता है आपका 7.4 होता है। 9 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, आपको मिलाना है। सूची 1 में है प्राकृतिक स्रोत और इधर है आपका अम्ल, ठीक है ना। प्राकृतिक स्रोत और इधर आपका अम्ल दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। मधुमक्खी के डंक में कौन सा होता है, मधुमक्खी के डंक में आपको मिथेनोइक एसिड होता है। इसी को फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। मक्खी के डंक में मिथेनोइक एसिड होता है,
इसी को फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। इमली में कौन सा एसिड होता है? इमली में टार्टिक एसिड होता है। टमाटर में आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है और सिरका में एसिटिक एसिड होता है। सिरका में क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। सिरका में एसिटिक एसिड होता है ना। और जो खट्टा फल होगा ना उसमें सिट्रिक एसिड होता है, 17 जैसे नींबू वगैरह हो गया, है ना। तो मधुमक्खी में क्या होता है? मिथेनोइक, इसको फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। इमली में टार्टिक एसिड होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। सिरका में एसिटिक होता है। सिरका में क्या होता है आपका? एसिटिक एसिड। इस प्रकार से ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा। उपयुक्त सूची का सुमेलन और कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत एवं उनसे प्राप्त होने वाले अम्लों का जो सूची इस प्रकार से, इधर प्राकृतिक स्रोत और इधर अम्ल। मधुमक्खी के डंक में आपका मिथेनोइक एसिड होता है और इसे फॉर्मिक एसिड कह सकते हैं आप, ठीक है ना। इमली में आपका टार्टिक एसिड होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। सिरका में एसिटिक एसिड होता है। संतरा और नींबू में सिट्रिक एसिड होता है। संतरा और नींबू में सिट्रिक एसिड होता है। खट्टा दूध दही में आपका लैक्टिक एसिड होता है। खट्टा दूध दही में आपका लैक्टिक एसिड होता है। चींटी का डंक में आपका मिथेनोइक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड बोल सकते हैं। चींटी के डंक में मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड होता है। चींटी के डंक में मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड होता है। खट्टा दूध में आपका दूध है ना। दही में आपका लैक्टिक एसिड होता है। संतरा और नींबू में आपका सिट्रिक एसिड होता है। सिरका में एसिटिक एसिड होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। इमली में टार्टिक एसिड होता है। मधुमक्खी के डंक में आपका मिथेनोइक एसिड होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 10 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? नेटल का जो पौधे होते हैं ना, नेटल के पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्राव के कारण होता है? ऑक्जेलिक अम्ल के कारण होता है, मिथेनोइक अम्ल के कारण होता है, सिट्रिक अम्ल के कारण होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है आपका? मिथेनोइक अम्ल के कारण होता है। मिथेनोइक अम्ल को क्या बोल सकते हैं आपका? फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपका जो नेटल एक आपका शाकीय पादप है जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होता है। इन बालों में आपका मेथेनोइक एसिड, फॉर्मिक बोले तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इसलिए इनके छू जाने पर डंक जैसा क्या होता है? दर्द महसूस होता है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए आराम से। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? तो आपका फॉर्मिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, सिरका, बेकिंग सोडा, किसका प्रयोग किया जाता है और आराम महसूस होता है? तो बेकिंग सोडा का इसमें प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। जो उसके जो एसिडिक नेचर को, बेकिंग सोडा जो क्षारीय पड़ता है ना, तो क्या होता है उसके नेचर को न्यूट्रल बना देता है, लवणीय बना देता है। मधुमक्खी के डंक मारने पर डंक मारे गए अंग में दुर्बल क्षारकों के उपयोग से आपका आराम मिलता है। चूंकि बेकिंग सोडा एक दुर्बल क्षारक है, इसलिए डंक मारे गए स्थान पर उपयोग करने से क्या होता है? आराम मिलता है, ठीक है ना। क्या मिलता है? आराम मिलता है। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर की बात किया है। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर के संदर्भ में दिए गए कथनों पर क्या करना है? आपको विचार करना है और कौन सा कथन सही है, सही को चुनना है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। जो हाइड्रोजन जो गैस होता है ना, विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। एकदम गलत कथन बोल दिया है ना। विरंजक चूर्ण के लिए आपका हाइड्रोजन गैस नहीं, क्लोरीन गैस का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। 1 नंबर कथन तो गलत हो गया, है ना। 2 नंबर कथन चलिए देख लेते हैं। इसका उपयोग पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ये बात आपका 2 नंबर कथन सही है। विरंजक चूर्ण का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में होता है। आपका 2 नंबर और 3 नंबर दोनों कथन क्या आपका सही है? 2-3 कथन क्या आपका सही है? कथन 1 गलत है, क्योंकि विरंजक चूर्ण के उत्पादन में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। इसे शुष्क बुझे हुए चूने पर
क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त किया जाता है। इसका सूत्र CaOCl2 होता है। जो विरंजक चूर्ण होता है ना, इसका सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग पीने के पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है, अतः कथन 2 क्या आपका सही है। इसका उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में औपचारिक रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में किया जाता है, अतः कथन 3 भी क्या आपका सही है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती और लिनन, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा है ना, वुड पल्प और लॉन्ड्री में साफ कपड़ों में विरंजन के लिए भी बृहद स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। किस गैस के कारण पावरोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाता है? नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन, क्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड। 13 का क्या हो जाएगा आपका? डी सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। पावरोटी या केक व अन्य ऐसे खाद्य पदार्थों को तैयार करने की प्रक्रिया में उनमें बेकिंग पाउडर मिलाया जाता है। उनमें क्या मिलाया जाता है? बेकिंग पाउडर मिलाया जाता है। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा एवं टार्टिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो बेकिंग सोडा एवं टार्टिक अम्ल की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पावरोटी या केक फूलकर क्या हो जाता है? मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है? धावन सोडा का, विरंजक चूर्ण का, बेकिंग सोडा का और सोडियम क्लोराइड का। किसका प्रयोग किया जाता है धावन के रूप में? बोलिए तो बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा। किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है तो आपका बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। जब ये अम्ल पर पड़ेगा ना तो क्या ये रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का जो सामान्य सूत्र होता है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट, बोले तो NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा का ये फार्मूला। सोडियम कार्बोनेट मीठा सोडा या खाने का सोडा आदि नामों से इसे जाना जाता है ना। मीठा सोडा, खाने वाला सोडा है ना, और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है ना, आदि नामों से क्या किया जाता है? जाना जाता है। यह एंटासिड का संघटक है। यह एंटासिड का क्या है? आपका संघटक भी है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशामक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? धावन धावन सोडा के संदर्भ में दिए गए कथनों पर क्या करना है? आपको विचार करना है। इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। एकदम बात सही है। जो धावन सोडा है ना, इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। ये कथन भी सही है। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। ये बात भी सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? 1, 2, 3 तीनों कथन क्या है आपका? सही है, ठीक है ना। तो उपयुक्त सभी कथन आपका सही है। धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। इसका सूत्र धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट के भी नाम से जाना जाता है। इसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, है ना। इसका फार्मूला क्या होता है? Na2CO3 10H2, Na2CO3 10H2 धावन सोडा का फार्मूला है। या फिर आपका 10H2O, जहाँ Na2CO3 को आदर्श बनाता है ना। जहाँ आपका 10H2O होता है ना, 10H2O 10 जो पानी है, Na2CO3 को आद्र बनाता है, ठीक है ना। और जो
धावन सोडा है, इसका फार्मूला Na2CO3 10H2 Na2CO3 10H2 होता है। यह भी आपका क्षारकीय लवण है। यह सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। यह किससे प्राप्त किया जाता है? धावन सोडा सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। बेकिंग सोडा को गर्म करके भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। बेकिंग सोडा होता है ना, इसको गर्म करके भी इसे प्राप्त किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। ऐसे जल को कठोर जल हार्ड वाटर कहते हैं। इसमें खनिज लवणों की अधिकता लवणों की अधिकता हो खनिज लवणों क्या हो? अधिकता हो। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट व कार्बोनेट उपस्थित रहते हैं। और इसकी सरल पहचान है कि यह साबुन के साथ फेन झाग उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है ना, यह साबुन के साथ फेन झाग उत्पन्न नहीं करता है। सोडियम कार्बोनेट के प्रयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग, सोडियम जो कार्बोनेट होता है ना, उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग। ठीक है ना। 16 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। जिप्सम जिप्सम के कितने केल्विन टेम्परेचर ताप पर गर्म करने पर यह जल अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है? तो देखिए, जिप्सम को कितने टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, है ना, यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 373 केल्विन पर। कितना हो जाएगा? 373 केल्विन। बी सही हो जाएगा। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हेमी हाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O CaSO4 हाफ H2O बनाता है। इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को सही स्थान पर स्थिर रखने के लिए करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है आपका? एक सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट या सामान एवं सतह को चिकना करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु से संबंधित जो भी प्रश्न है, चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना, और आप लोग लाइक करते रहिए, कम से कम एगो लाइक तो बनता है कि नहीं? लाइक नहीं करते हैं, है ना, ये थोड़ा गड़बड़ है। चलिए, धातुओं के भौतिक गुणधर्म के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित को क्या करना है? आपको बताना है। पहला है आघात वर्धन्यता। आघात वर्ध्यता बोले तो मेलिएबिलिटी, है ना, मेलिएबिलिटी की बात करते हैं। आघात वर्ध्यता क्या कहता है बताइए? धातुओं को पीटने पर उनके पतला होने का गुण क्या कहलाता है? आघात वर्ध्यता कहलाता है ना। तो ये बात तो आपका सही है। तन्यता की बात करते हैं, डक्टिलिटी की बात करते हैं। धातु के पतले तार के रूप में खींच सकने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं, डक्टिलिटी कहा जाता है। तीसरा है आपका ध्वनिक सोनरस, कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करने वाली धातुएं, है ना। तो ध्वनि की बात करते हैं, सोनरस की बात करते हैं, कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करने वाली धातुएं हैं। ये बात भी सही है। आपका कथन 1 2 3 क्या है आपका? तीनों कथन आपका सही है। तीनों कथन क्या आपका सही है? तीनों कथन क्या है आपका सही है? 1 2 3 तीनों कथन सही है। उपयुक्त सभी युग्म आपका सुमेलित है। कुछ धातुओं को पीटकर उसकी पतली चादरें बनाई जा सकती है। धातुओं के इस गुणधर्म को आघात वर्ध्यता कहते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातु है। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध्य क्या है आपका? धातु है। उसे धातु के पतले तार के रूप में खींच सकने की क्षमता को धातुओं की तन्यता कहते हैं। धातु के पतले तार के रूप में खींच सकने की क्षमता को धातुओं की तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। सोना क्या आपका? सबसे अधिक तन्य धातु है। मात्र 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, खींचा जा सकता है। ठीक है ना। आघात वर्ध्यता तथा तन्यता के कारण
धातुओं की हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। आघात वर्ध्यता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। जो धातुएं किसी कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें ध्वनिक सोनरस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सोनरस कहा जाता है। आवाज उत्पन्न करेगा तो क्या कहेंगे? उसको सोनरस कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पर आ जाए। निम्न में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है ना? तो आपको द्रव अवस्था में कौन पाई जाती है? पहला है कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन, है ना। जो अधातु होना चाहिए और द्रव अवस्था में पानी पाई जानी चाहिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ब्रोमीन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कार्बन, ब्रोमीन, सल्फर, आयोडीन, है ना, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण है। इसमें ब्रोमीन ऐसे अधातु है जो सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी धातुएं या तो ठोस या फिर गैस अवस्था में पाई जाते हैं। या तो ठोस अवस्था में पाई जाएगी, नहीं तो किस अवस्था में पाई जाएगी? गैस अवस्था में पाई जाती है। 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है? सही कथन को क्या करना है? चुनना है। मरकरी को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाते हैं। मरकरी को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। ये तो एकदम बात सही है। क्षारीय धातु इतनी मुलायम होती है कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है ना। सोडियम, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2 नंबर भी कथन और 2 नंबर का दोनों क्या है आपका? कथन सही है। सामान्यतः सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, परंतु मरकरी इसका एकमात्र अपवाद है। मरकरी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कठोरता धातुओं का एक सामान्य भौतिक गुण है। कठोरता धातुओं का सामान्य भौतिक गुण है, परंतु क्षारकीय धातुएं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि उन्हें चाकू से भी इतनी मुलायम होती है कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। इनके घनत्व तथा गलनांक भी धातुओं के सामान्य भौतिक गुण के विपरीत आपका कम ही होती है। ठीक है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? अधातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन आपका सही नहीं है? गलत कथन को क्या करना है? आपको चुनना है ना। तो इसमें अधातुओं के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही नहीं है, गलत है? अधातुओं के संदर्भ में आयोडीन की बात करते हैं। आयोडीन अधातुओं के सामान्य भौतिक गुण के विपरीत चमकीली होती है। ये बात तो आपका सही है। हीरा कार्बन का एक अपरूप है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। ये बात भी सही है। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जो विद्युत का कुचालक होती है। ये बात क्या है आपका? गलत है। जो ग्रेफाइट होता है ना आपका, विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। यहाँ पर कुचालक बोला है, गलत हो जाए। केवल 3 नंबर कथन क्या है आपका? गलत है। और 1, 2 क्या है आपका? कथन सही है। आयोडीन अधातुओं के सामान्य भौतिक गुण के विपरीत चमकीली होती है, अतः कथन आपका 1 सही है। कार्बन एक अधातु है जो विभिन्न रूपों अपरूपों में पाई जाती है। हीरा कार्बन का ऐसा ही एक अपरूप है, जब यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका गलनांक तथा कवथनांक भी बहुत उच्च होता है। कथन 2 भी क्या है आपका? सही है। कथन 2 भी क्या है आपका? सही है। कथन 3 आपका गलत है, क्योंकि ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। यह भी कार्बन का एक अपरूप है। यह भी क्या है आपका? एक कार्बन का अपरूप है। 3 नंबर कथन क्या है आपका? सही। 5 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? आपको विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, सभी धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारकीय होती है। सभी धातु ऑक्साइडों की जो प्रकृति होती है ना, सभी धातु ऑक्साइडों की जो प्रकृति होती है, सभी धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारकीय होती है। एकदम गलत है ना। सभी धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारकीय नहीं होती है। चांदी अत्यंत आपका
अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। 2 नंबर कथन सही है आपका। सोना जल की किसी भी अवस्था, ठोस, द्रव, गैस के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है। 2 और 3 नंबर कथन सही है, 1 नंबर कथन क्या था आपका, गलत था। वायु में जलने पर लगभग सभी धातुएं आपका धातु ऑक्साइड देती है। अधिकतर धातुएं ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारकीय होती है, परंतु कुछ ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रभाव प्रदर्शित करता है, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, है ना। ये सब का उभयधर्मी ऑक्साइड बोल सकते हैं इसको। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। अतः कथन एक क्या है आपका, गलत है। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है। जो अधिकांश जो धातु ऑक्साइड होता है ना आपका, जल में घुलनशील है, परंतु कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुल कर क्षार प्रदान करता है, जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। वही अधिकतर धातुएं दहन करने पर ऑक्साइड प्रदान करती है, जो जल में घुलकर अम्ल बनाती है, ठीक है ना। सिल्वर हो गया, चांदी, सोना अत्यधिक तापमान पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। कथन 2 क्या है आपका, सही है। उसके बाद बोलता है सामान्यतः धातुएं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है, परंतु एल्युमिनियम, आयरन और जिंक जैसे धातुएं न तो शीतल जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। वही लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जैसी धातुएं बल जल के किसी भी रूप के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है। अतः कथन 3 भी क्या आपका, कथन 3 भी आपका सही है। 6 नंबर क्वेश्चन पर आ जाए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगता है। खुले वातावरण में रखते हैं ना तो ये क्या करता है आपका, जलने लगता है। तो पहला आपका सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ठीक है ना। तो बाहर में रखेंगे तो क्या करेगा, ये जलने लगेगा। बोलिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो आपका सोडियम और पोटेशियम, ठीक है ना। 1 नंबर और 2 नंबर क्या है आपका, सही है। कथन 1 सही हो जाएगा। सोडियम और पोटेशियम धातुएं बहुत अधिक अभिक्रियाशील प्रदर्शित करती है। ये इतनी अधिक अभिक्रियाशील है कि खुले में रखने पर आपका आग पकड़ लेती है, और इन्हें सुरक्षित रखने और आकस्मिक आग रोकने के लिए केरोसिन तेल में क्या किया जाता है, इसको डुबा कर रखा जाता है। जो होता है ना, इसको कहाँ पर डुबा कर रखते हैं, केरोसिन तेल में डुबा के। सोडियम और पोटेशियम को सोडियम और पोटेशियम को कहाँ पर रखते हैं, सोडियम को तो आपको केरोसिन में रख देते हैं, ठीक है ना। पोटेशियम को आप पानी में भी रख सकते हैं, ठीक है ना। सोडियम और पोटेशियम धातु बहुत अधिक अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती है। ये इतनी अभिक्रियाशील है कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है, और इन्हें सुरक्षित और आकस्मिक आग से रोकने के लिए आपका केरोसिन तेल में सोडियम और पोटेशियम को कहाँ पर रखा जाता है, आपका सोडियम और पोटेशियम को आपको केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, एनोडीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। एनोडीकरण के संदर्भ में, ठीक है ना। और एक बात इसमें और याद रखिएगा, जो सोडियम पोटेशियम को तो केरोसिन में रखते ही रखते हैं, फास्फोरस को कहाँ पर रखा जाता है, फास्फोरस को जल में डुबा कर रखा जाता है। फास्फोरस को कहाँ पर रखा जाता है, जल में डुबा कर रखा जाता है, और सोडियम पोटेशियम को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है ना। Na और जो पोटेशियम का क्या होता है आपका, इसको K से डिनोट करते हैं, फास्फोरस को P से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो आपको सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में और फास्फोरस को पानी में डुबा कर रखा जाता। 7 नंबर क्वेश्चन, एनोडीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह अधातुओं पर ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। यह अधातुओं पर ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है ना। ये बात क्या है आपका, सही है। एकदम ये गलत है। यह धातुओं पर चढ़ने वाली जंग की परत को हटाने की प्रक्रिया है। ये कथन भी गलत है। यह एल्युमिनियम धातु पर चढ़ी ऑक्साइड की परत को हटाने की प्रक्रिया, ये भी गलत है। ऑप्शन डी देख लीजिए, यह एल्युमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है।
ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सही। एनोडीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यह एल्युमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्या है आपका प्रक्रिया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एनोडीकरण एल्युमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्या है प्रक्रिया है। एनोडीकरण एल्युमिनियम धातु पर, एनोडीकरण एल्युमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है, अतः कथन डी क्या है सही है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की यह परत उसे संक्षारण से क्या करती है, सुरक्षित रखती है। उल्लेखनीय है कि सामान्य ताप पर एल्युमिनियम मैग्नीशियम जिंक, एल्युमिनियम मैग्नीशियम जिंक लेड जैसे धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को उनके उनके पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित और संक्षारण से उन्हें सुरक्षित रखती है। एल्युमिनियम धातु पर ऑक्साइड की इस परत को एनोडीकरण के माध्यम से भी आपका मोटा मोटा किया जा सकता है ना। एनोडीकरण के माध्यम से भी क्या किया जा सकता है, मोटा किया जा सकता है। 8 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सामान्यतः धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करती है, उत्सर्जित करती है, परंतु जब धातुएं नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ क्रिया करती है तो ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता। सामान्यतः जो धातुएं होती है ना, अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। सामान्यतः धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है, परंतु जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ क्रिया करती है तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बताइए, है ना। पहला जो का ऑप्शन है, नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। नाइट्रिक जो अम्ल है ये प्रबल क्या होता है आपका, ऑक्सीकारक होता है। नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल उपचायक होता है। नाइट्रिक अम्ल धातुओं के साथ क्रिया नहीं करती है। नाइट्रिक अम्ल केवल अधातुओं से क्रिया करती है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए सही हो जाएगा। सामान्यतः धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है, परंतु जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ क्रिया करती है तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3। सामान्यतः धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है, परंतु जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ क्रिया करती है तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है। नाइट्रिक अम्ल क्या है आपका, एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में बदल देता है। जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके क्या कर देता है, करके जल में बदल देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड N2O है ना, N2O नाइट्रोक्साइड NO और NO2 में अपचयित हो जाता है ना। आपका विकल्प क्या आ जाएगा, ए सही हो जाएगा। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया की बात करते हैं। एक्वारेजिया के संदर्भ में दिए गए कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है और कौन सा गलत आपका सही नहीं है, गलत कथन को क्या करना है, आपको चुनना है। पहला कथन क्या है, यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3:1 के अनुपात का ताजा मिश्रण होता है। ये कथन क्या है आपका, गलत है। ये कथन क्या है आपका, गलत है। उसके बाद यह सोना और प्लेटिनम को गलाने में सक्षम होता है। 2 नंबर कथन तो आपका सही है। यह एक प्रबल संक्षारक है, ठीक है ना, ये भी कथन आपका सही है, लेकिन केवल और 1 नंबर कथन क्या है आपका, गलत है। केवल एक क्या है आपका, गलत है। एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का आपका 3:1 का अनुपात का ताजा मिश्रण होता है। एक्वारेजिया होता है ना सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 का अनुपात का ताजा मिश्रण होता है, अतः कथन एक क्या है आपका, गलत है। यह सोना और प्लेटिनम यह सोना और प्लेटिनम को गलाने में सक्षम अभिकर्मकों में से एक है, अतः कथन 2 क्या है आपका, कथन 2 आपका सही है। यह एक भभकता द्रव होने के साथ साथ एक प्रबल संक्षारक भी है, अतः कथन 3 भी क्या है आपका, अतः कथन 3 भी आपका सही है। 10 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशील कौन धातु कौन है, ठीक है ना। सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशील धातु कौन है, युग्म कौन है, इसको खोजना है आपको। जैसे गोल्ड, मरकरी, सोडियम, आयरन, पोटेशियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम और गोल्ड, ठीक है ना। पोटेशियम सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, उसके बाद गोल्ड सबसे कम है, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सर्वाधिक अभिक्रियाशीलता आपका पोटेशियम की है, जबकि सबसे कम अभिक्रियाशीलता आपका गोल्ड की है, अतः विकल्प डी की है, डी सही उत्तर है। कुछ महत्वपूर्ण धातुओं की अभिक्रियाशीलता का आरोही क्रम इस प्रकार से दिया गया है। पोटेशियम पोटेशियम ग्रेटर देन सोडियम, ग्रेटर देन कैल्शियम, ग्रेटर देन मैग्नीशियम, ग्रेटर देन आपका एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और सिल्वर, और इधर आपका गोल्ड। सबसे कम अभिक्रियाशील गोल्ड हो जाएगा और सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील क्या हो जाएगा आपका, पोटेशियम हो जाएगा। हाइड्रोजन के विशेष गुणों के कारण यह धातुओं और अधातुओं दोनों के समान व्यवहार करता है। 11 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। संक्षारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। संचारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ दिन वायु में खुला छोड़ देने पर सिल्वर पर पड़ने वाली काली परत सिल्वर सल्फाइड के बनने के कारण होता है। किसके कारण होता है, सिल्वर सल्फाइड के बनने के कारण होता है। दूसरा कथन है आपका, वायु में खुला रखने पर कॉपर पर चढ़ने वाली हरी परत कॉपर कार्बोनेट के बनने के कारण होता है ना। तो 11 का आपका क्या है, दोनों कथन सही है। 1 नंबर और 2 नंबर कथन क्या है, दोनों सही है। एक और दोनों कथन क्या है, सही है। उपयुक्त दोनों कथन आपका सही है। कुछ दिन वायु में खुला छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। कुछ दिन वायु में खुला छोड़ देने पर सिल्वर की जो वस्तुएं होती है ना, काली हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर के साथ क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो उपस्थित सल्फर के साथ क्रिया करके क्या करता है, सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करता है। वायु में खुला रहने पर कॉपर पर हरी परत चढ़ जाती है। वायु में खुला रखने पर आपका कॉपर पर हरी परत चढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट का क्या करता है, निर्माण करता है। 12 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए इस पर निम्नलिखित में से किसका परत चढ़ाया जाता है, तो इस पर जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। किसका परत चढ़ाया जाता है, इस पर जस्ता का परत चढ़ाया जाता है ना। पेंट करके तेल या ग्रीस लगाकर यसद लेपन, गैल्वेनाइजेशन, क्रोमियम लेपन या एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे एवं इस्पात पर जंग से सुरक्षित रखा जा सकता है। यसद लेपन लोहे एवं इस्पात की वस्तुओं पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि है, अतः विकल्प ए क्या है आपका सही उत्तर है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। लौह और इस्पात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है। शुद्ध लोहा क्या होता है, अत्यंत नर्म होता है ना। ये बात क्या है आपका सही है। स्टेनलेस इस्पात प्राप्त करने के लिए लोहे में निकेल और क्रोमियम मिलाया जाता है, ये बात भी सही है। स्टेनलेस इस्पात कठोर होता है और उसमें जंग नहीं लगता है। स्टेनलेस जो इस्पात होता है ना, ये कठोर होता है, उसमें जंग नहीं लगता है। आपका 1, 2, 3 तीनों कथन क्या है आपका सही, उपयुक्त तीनों कथन आपका सही है। शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है। जो शुद्ध लोहा होता है ना आपका, अत्यंत नर्म होता है और गर्म करने पर सुगमता से आपका खींच जाता है। लोहे में निकेल और क्रोमियम मिलाकर स्टेनलेस इस्पात बनाया जाता है। स्टेनलेस इस्पात कठोर होता है, साथ ही इसमें भी जंग नहीं लगता। साथ ही इसमें भी क्या लगता है आपका, जंग नहीं लगता। अगला चलाइए। आपका समांगी मिश्रण और इधर आपका मिश्र धातु, दोनों में क्या करना है, आपको मिलान करना है कि कौन सा कथन आपका क्या है, आपका सही है, ठीक है ना। तो मिलान कीजिए, है ना।
पारद और कोई अन्य धातु, पारद और कोई अन्य धातु का मिश्रण आपका अमलगम कहलाता है, ठीक है ना। अमलगम का मिश्र धातु क्या होता है आपका, समांगी मिश्र धातु, पारद और कोई अन्य जब धातु होता है ना तो वो क्या कहलाता है, अमलगम का मिश्र धातु है ना। उसका तांबा और जस्ता का जो मिश्र धातु क्या का है, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु आपका पीतल है। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु क्या है, पीतल। पीतल बताइए किससे बना है, तांबा और जस्ता से मिलकर आपका पीतल बना है। कांसा आपका तांबा और टीन से मिलकर बना है। कांसा किससे बना है, तांबा और टीन से मिलकर आपका कांसा बना है। और सोल्डर, सीसा और टीन से आपका सोल्डर बना है। सीसा और टीन से क्या बना है आपका, सोल्डर बना है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, समांगी मिश्रण। और इधर है मिश्र धातु, पारद और कोई अन्य धातु, ये आपका अमलगम का क्या निर्माण करता है। और पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। कांसा आपका तांबा और टीन का मिश्रण है। सोल्डर आपका सीसा और टीन का मिश्रण होता है। विकल्प डी सही उत्तर है। उल्लेखनीय है कि शुद्ध धातु की अपेक्षा उसकी मिश्र धातुओं की विद्युत चालकता तथा गलनांक क्या होती है आपका, कम होती है। सोने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। कौन सा कथन क्या है आपका, सोना के संदर्भ में आपका सही है, ठीक है ना। शुद्ध शुद्ध जो सोना के संदर्भ में शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है। शुद्ध सोना आपका 24 कैरेट होता है, ये तो बात तो एकदम सही है। शुद्ध सोने को कठोर बनाने के लिए चांदी या तांबा मिलाया जाता है, ये बात भी सही है। भारत में सामान्यतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है, ये बात भी क्या है आपका, 22 कैरेट सोने का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तीनों कथन क्या है आपका, सही है ना। 1 2 3 कथन क्या है आपका, सही है। उपयुक्त सभी कथन आपका सही है। शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है, यह काफी नर्म होता है, इसी कारण इसको आभूषण बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। भारत में अधिकांशतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने अर्थात 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग तांबा या चांदी का मिश्रण का उपयोग किया जाता है। अगला चैप्टर आ जाइए, 4 नंबर चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, कार्बन और उसके यौगिक। पहला क्वेश्चन क्या है, सहसंयोजी आबंधों कोवैलेंट बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। गलत कथन को क्या करना है आपको, गलत कथन को चुनना है। यह आबंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनता है। सहसंयोजी जो आबंध होता है, यह आबंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनता है, ये तो कथन आपका सही है, ठीक है ना। सहसंयोजी आबंध वाले यौगिकों का कवथनांक अत्यधिक उच्च होता है। कवथनांक क्या होता है, अत्यधिक उच्च होता है ना। कवथनांक क्या होता है, अत्यधिक उच्च होता है। ये बात क्या है आपका, गलत है। सहसंयोजी आबंध वाले यौगिक का जो कवथनांक अत्यधिक उच्च होता है, ये आपका गलत है, ठीक है ना। उसके बाद सामान्यतः ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, है ना। ऐसे आपका सामान्यतः ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ये बात भी सही है। केवल 2 नंबर कथन क्या है आपका, गलत है ना। 2 नंबर कथन आपका सहसंयोजी आबंधों के बारे में 2 नंबर कथन आपका गलत है, बाद बाकी क्या है आपका सही है, ठीक है ना। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। अतः कथन एक आपका सही है। इसका अंतर अणुक बल इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है, इसलिए इन यौगिकों का जो कवथनांक होता है ना आपका कम होता है। अतः कथन 2 क्या है आपका, गलत है। तीसरा कथन पर देखते हैं। तीसरा कथन आपका सही है। चूंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और किसी आवेशित कण का निर्माण नहीं होता है, इसलिए सामान्यतः ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के क्या होते हैं आपका, कुचालक होते हैं, ठीक है ना। अगला चलाइए 2 नंबर का क्वेश्चन पर। कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। सभी कार्बन पर आधारित
सजीव होती है। सभी कार्बन पर आधारित संरचनाएं क्या होती है आपका? सजीव होती है। अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते। अधिकांश जो कार्बन यौगिक होता है अच्छा विद्युत चालक नहीं होता है। ठीक है ना? तो आपका जो कथन है ना, कथन आपका सही है। जो आपका बी नंबर कथन आपका सही है। सभी कार्बन पर आधारित संरचनाएं सजीव होती है, ये बात गलत है। कथन एक गलत है आपका, और कथन दो क्या है आपका? सही है। ठीक है ना? 2 नंबर कूट सही। तो कथन एक गलत है ना, क्योंकि सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती है, परंतु कुछ कार्बन पर आधारित संरचनाएं सजीव नहीं होती है। पहले यह माना जाता था कि सभी कार्बन पर आधारित संरचनाओं के संश्लेषण के लिए एक जीवित शक्ति आवश्यक होती है, परंतु 1828 ईस्वी में फ्रेडरिक वोलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर इसे गलत साबित कर दिया। ठीक है ना? बर्जिलिस का चेला था वोलर। उसके बाद अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते। अधिकांश जो कार्बन यौगिक होता है ना, अच्छे विद्युत चालक नहीं होते, क्योंकि सामान्यतः इन यौगिकों के आबंध बॉन्ड से किसी भी आयन की उत्पत्ति नहीं होती है। कथन दो क्या है आपका? सही है। 3 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? निम्नलिखित में से कौन से कार्बन का अपरूप है? कौन सा कार्बन का अपरूप है बताइए? हीरा कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट भी आपका कार्बन का अपरूप है। और फुलेरिन ये भी आपका किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप है। ठीक है ना? हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन ये सारे किसका अपरूप है? आपका कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी सही हो जाएगा। हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन तीनों कार्बन के अपरूप है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। फुलेरिन कार्बन 60 में कार्बन परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होता है। चूंकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिंस्टर आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद के समान लगता है, इसलिए इसे फुलेरी नाम दिया गया था। है ना? 60 को कार्बन होता है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। ग्रेफाइट और हीरे के संदर्भ में निम्नलिखित जो कथन दिया गया है, इस कथन को आपको देखना है और इसमें से सही कथन को क्या करना है? आपको चुनना है। ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक संयोजी परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाता है, जिससे एक त्रि डायमेंशनल संरचना का निर्माण होता है। ठीक है ना? कथन एक तो आपका गलत है। ठीक है ना? हीरे में कार्बन का जो प्रत्येक संयोजी परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर बंध बनाता है, जिससे आपका एक ही तल पर बंध बनाता है, जिससे एक षटकोणीय समूह हेक्सागोनल एरे संरचना का क्या करता है? निर्माण करता है। दोनों कथन क्या है आपका? गलत है। दोनों कथन क्या है आपका? गलत है। ठीक है ना? उपयुक्त में से कौन सा सही? ऑप्शन डी सही हो जाए। न तो 1 हो जाएगा, न तो 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उपयुक्त दोनों कथन क्या है? गलत है। ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन का क्या है? अपरूप है। हीरा की बात करते हैं और ग्रेफाइट की बातें करते हैं, दोनों जो कि किसका अपरूप है? आपका कार्बन का अपरूप है। कार्बन के परमाणु कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर ही इनमें अंतर होता है। ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर बंध बनाता है, जिससे षटकोणीय एक षटकोणीय समूह संरचना का निर्माण होता है। इसमें एक आबंध आपका क्या होता है? आपका द्विआबंधी डबल बॉन्डेड होता है, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूरी होती है। ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होता है। क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर क्या होता है? व्यवस्थित होता है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाता है। जो हीरा है ना, हीरा में कार्बन का प्रत्येक परमाणु हीरा में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणु के साथ क्या करता है? बंध बनाता है, जिससे एक त्रिआयामी संरचना का निर्माण होता है। जिससे किसका निर्माण होता है? त्रिआयामी संरचना का निर्माण होता है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? गलत कथन को क्या करना है? आपको चुनना है। गलत कथन को क्या करना है? चुनना है। तो पहला हीरा, हीरा हीरा अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट चिकना और फिसलनशील होता है। ये बात तो आपका सही है। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है, ये बात गलत है। ग्रेफाइट क्या है? आपका विद्युत का सुचालक होता है। और कथन भी क्या है? गलत है। शुद्ध कार्बन को उच्च दाब और ताप पर अपचयित करके हीरा संश्लेषित किया जा सकता है, ये बात भी सही है। जो शुद्ध कार्बन है ना, तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर क्या किया जाता है? अपचयित करके हीरा संश्लेषित किया जाता है, हीरा बनाया जाता है। ठीक है ना? तो आपका 1 नंबर और 3 नंबर कथन आपका सही है। 2 नंबर क्या है? आपका कथन आपका गलत है। नीचे दिए कूट में केवल आपका बी क्या है? आपका गलत है। हीरा हीरा अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा अब तक का ज्ञात क्या है? सबसे कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील होता है। अतः कथन एक क्या है? सही है। ग्रेफाइट और हीरे के भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न होते हैं, जबकि रासायनिक गुणधर्म और एक समान होते हैं। जो हीरा होता है ना और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट और हीरे का जो भौतिक गुण क्या होता है? अत्यंत भिन्न होते हैं। और रासायनिक गुण क्या होता है? आपका समान होता है। रासायनिक गुण समान होते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। कथन 2 क्या है? आपका गलत है। कथन 3 आपका सही है, क्योंकि शुद्ध कार्बन को उच्च दाब और ताप पर उपचायित करके हीरा संश्लेषित किया जा सकता है। ये संश्लिष्ट हीरे आकार में छोटे होते हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक हीरे और संश्लिष्ट हीरे में भेद नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक हीरा हो गया और संश्लिष्ट हीरा में कोई भी अंतर नहीं किया जा सकता है। 6 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कार्बन के यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? आपको विचार करना है। कार्बन के यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाता है। ठीक है ना? तो ये बताइए, ये कथन आपका सही है? एकदम सही है। ठीक है ना? जिसमें सिंगल बॉन्ड हो जाएगा संतृप्त, डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा आपका असंतृप्त हो जाएगा। द्विबंध तथा त्रिबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाता है। 2 नंबर भी क्या कथन आपका सही है। ठीक है ना? तीसरा है कार्बन के संतृप्त यौगिक असंतृप्त यौगिक की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो ये कथन क्या है? आपका गलत है। जो संतृप्त यौगिक होता है ना, असंतृप्त यौगिक से अधिक अभिक्रियाशील होता है, ये कथन गलत है। आपका असंतृप्त यौगिक आपका संतृप्त यौगिक से ज्यादा क्रियाशील होता है ना? 1 नंबर और 2 नंबर कथन क्या है? आपका सही है। केवल 1 और 2 क्या आपका सही? कथन 1 सही है। कथन 1 के 1 क्या है? आपका सही है। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। इनमें सभी परमाणुओं की संयोजकता उनके बीच बने एक आबंध से क्या होता है? संतुष्ट होती है। कथन 2 भी क्या है? सही है। द्विबंध अथवा त्रिबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। इनमें प्रति कार्बन परमाणु की क्रमशः एक एक और दो संयोजकता असंतुष्ट रहती है। इसे संतुष्ट करने के लिए दो कार्बनों के बीच द्विबंध और त्रिबंध का निर्माण होता है। कार्बन के असंतृप्त यौगिक संतृप्त यौगिकों की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। जो कार्बन का जो असंतृप्त यौगिक होता है ना, कार्बन के असंतृप्त यौगिक संतृप्त यौगिक की तुलना में अधिक क्या होता है? अभिक्रियाशील होता है। कथन 3 क्या है? आपका गलत है। 7 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? आपका हाइड्रोजन कहलाते हैं, अल्कोहल, कीटोन और आपका हेलोजन। ठीक है ना? तो केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले यौगिक आपका निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? बताइए। कार्बन और हाइड्रोजन ही है, तो इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको? हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा तो हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है ना? तो चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं।
केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले आपका जो यौगिक है वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, है ना। क्या कहलाते हैं आपका? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अतः विकल्प एक क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं एल्कीन और एल्काइन, दोनों ही सम्मिलित है, ठीक है ना। अगला 8 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कथन और कारण वाला। अंगीठी में जलने वाला कोयला लाल रंग के समान उज्जवल होता है। अंगीठी में जलने वाला जो कोयला होता है ना, लाल रंग के समान क्या होता है? उज्जवल होता है और बिना ज्वाला के ऊष्मा देता है, ठीक है ना। उज्जवल होता है और बिना ज्वाला के क्या देता है आपका? ये ऊष्मा देता है, ठीक है ना। ये बात आपका सही है। केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है, तो ये बात भी आपका सही है। ये और आर दोनों सही है। आर ए सही का व्याख्या कर स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा। अंगीठी में जलने वाला कोयला अथवा तारकोल, कोयला अथवा तारकोल कभी 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 क्या देता है आपका? लाल रंग के समान उज्जवल होता है। लाल रंग के समान क्या होता है? उज्जवल होता है और बिना ज्वाला के ऊष्मा देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल गैसीय पदार्थ के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होता है। लकड़ी अथवा तारकोल जलने पर उपस्थित वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत हो जाता है और आरंभ में ज्वाला के साथ जलता है। और आरंभ में किसके साथ जलता है आपका? ज्वाला के साथ आपका जलता है। इस प्रकार से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कोयला, तेल और गैस, कोयला, तेल और गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है आपको? विचार करना है। कोयला, तेल और गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कौन सा कथन आपका सही है? सही कथन को क्या करना है आपको? चुनना। कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्षों, फर्न और अन्य पौधों का आपका अवशेष होता है। ये तो बात आपका क्या है? आपका सही है। दूसरा कथन क्या है? तेल और गैस आपका लाखों वर्ष पुराने आपका छोटे समुद्री पौधों तथा जीवों का आपका अवशेष है। ये बात भी क्या है? सही है। 2 नंबर कथन भी क्या है आपका? सही है। दोनों कथन आपका सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्षों, फर्न तथा अन्य पौधों का क्या आपका अवशेष है। स्वतः भूकंप अथवा ज्वालामुखी के फटने के कारण ये धरती में चट्टानों के नीचे दब गए थे और धीरे धीरे क्षय होकर कोयला बन गए। तेल और गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री पौधों तथा जीवों के क्या अवशेष है? उनके मृत्यु होने पर उनके शरीर समुद्र में डूब गए तथा गाद से ढक गए थे। इन मृत अवशेषों पर बैक्टीरिया आक्रमण से प्रबल दबाव के कारण तेल और गैस का क्या हुआ? तेल और गैस का निर्माण हुआ। तेल और किसका निर्माण हुआ? तेल और गैस का निर्माण हुआ। अगला 10 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है आपको? विचार करना है। और कौन सा कथन आपका सही है? सही कथन को क्या करना है? चुनना है। वनस्पति तेल में साधारणतः लंबी संतृप्त कौन सा कथन आपको सही है? सही कथन को क्या करना है आपको? चुनना। तो वनस्पति तेल में साधारणतः लंबी संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है, जबकि जंतु वसा में आपका असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। ये बात क्या है आपका? गलत है। 2 नंबर कथन देख लीजिए। साधारणतः जंतु वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। साधारणतः जंतु वसा होता है ना आपका, स्वास्थ्य के लिए क्या माना जाता है? हानिकारक माना जाता है। 2 नंबर कथन क्या है आपका? सही है। 2 नंबर जो जंतु वसा होता है ना, स्वास्थ्य के लिए आपका हानिकारक माना जाता है। 2 नंबर कथन क्या है? केवल 2 गलत है। सॉरी, 2 नंबर आपका सही है, 1 नंबर गलत। कथन 1 गलत है क्योंकि वनस्पति तेल में साधारणतः लंबी आपका असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। जो वनस्पति तेल होता है ना, लंबी आपका असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है, जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है। जंतु वसा में आपका संतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है और वनस्पति वाला में क्या होता है? वनस्पति तेलों में आपका असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है ना। यह बात याद रखिएगा। जो वनस्पति तेल होता है उसमें असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है
और जंतु बला वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। कथन 2 क्या है, सही है। साधारणतः जंतु वसा में आपका संतृप्त वसा अम्ल होता है। जंतु वसा में क्या होता है, संतृप्त वसा अम्ल होता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। अतः भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना क्या होता है, उचित होता है। असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना उचित होता है। 11 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। एथेनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। एथेनॉल के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन आपका सही नहीं है। गलत कथन को क्या करना है, आपको चुनना है। एथेनॉल के संदर्भ में इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन और कफ सिरप बनाने में किया जाता है। एथेनॉल का प्रयोग एकदम बात सही है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और तंत्रिका तंत्र को अधिक मजबूत बनाता है। और तंत्रिका तंत्र को क्या बनाता है, अधिक मजबूत बनाता है। ये कथन 2 नंबर क्या है आपका सही है, सॉरी 2 नंबर क्या है आपका गलत है। 1 नंबर कथन, ये 2 नंबर गलत है ये, ठीक है ना। अधिक मात्रा में इसके सेवन से उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है। अधिक मात्रा में इसके सेवन से उपापचयी प्रक्रिया क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। यह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है ना। बी, सी और डी भी सही है आपका। बी नंबर कथन क्या है आपका, सिर्फ बी नंबर कथन गलत है, ठीक है ना। अगला है बी नंबर कथन गलत है। एथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल कहा जाता है। एथेनॉल को सामान्यतः क्या कहा जाता है, एल्कोहल कहा जाता है। इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि औषधियों को बनाने में किया जाता है। कथन बी क्या है आपका गलत है, क्योंकि यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कमजोर बनाता है ना। बी कथन क्या है, गलत है, क्योंकि यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या बनाता है, कमजोर बनाता है। अधिक मात्रा में इसके सेवन से उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है। साथ ही यह व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता और मांसपेशियों को बुरी तरह से प्रभावित करता है। इसके विपरीत मेथनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने से मेथनॉल की आपका थोड़ी सी भी मात्रा लेने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। यकृत में मेथनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनल बन जाता है, जो यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके प्रोटोप्लाज्म को स्कंदित कर देता है। यह चाक्षुष तंत्रिका को भी आपका प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है। जो मेथनॉल जो होता है ना, एसिड मेथनॉल, इसको पिएगा ना तो आदमी क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। यह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह कमरे के तापमान पर किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन कौन सा, दोनों कथन में से कौन सा आपका सही है, सही कथन को चुनना। एल्कोहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। गन्ने के रस से उसके मोलेसस, बोले तो सीरा, गन्ने के रस से आपका मोलेसस सीरा बनाया जाता है, जिसके किण्वन से एल्कोहल प्राप्त किया जाता है। जिसके किण्वन से क्या प्राप्त किया जाता है, एल्कोहल प्राप्त किया जाता है। एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एल्कोहल होता है ना, एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। दोनों कथन क्या है आपका सही है, दोनों कथन सही है। गन्ना आपका सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। गन्ने के रस से मोलेसस, बोले तो सीरा बनाया जाता है। इसके किण्वन से एल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है। एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो एल्कोहल होता है ना, एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कुछ देशों में ऐसा किया भी जाता है। एल्कोहल आपका ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या करता है, उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न करेगा। 13 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, एथेनोइक अम्ल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। एथेनोइक अम्ल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये सामान्यतः एसिटिक एसिड कहा जाता है। इसे सामान्यतः क्या कहा जाता है, एसिटिक एसिड कहा जाता है। इसका जल के साथ 5 से 8% विलयन सिरका कहलाता है। इसका जल के साथ 5 से 8% विलयन क्या कहलाता है, सिरका कहलाता है, जिसका उपयोग अचार
परीक्षक के रूप में होता है। उपयोग किया होता है आपका आचार परीक्षक के रूप में होता है। शुद्ध एसिटिक एसिड को इसके गलनांक के कारण ग्लेसल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, है ना। शुद्ध एसिटिक एसिड को इसके गलनांक के कारण ग्लेसल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। 1 2 3 कथन क्या आपका, तीनों कथन आपका सही है। तीनों कथन क्या आपका सही, तीनों कथन उपयुक्त तीनों कथन क्या आपका सही। एथेनोइक एसिड को सामान्यतः एसिटिक एसिड कहा जाता है। एथेनोइक जो अम्ल होता है, एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक एसिड कहा जाता है। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से क्या आपका संबंधित है। इसका जल के साथ इसका जल के साथ 5 से 8% विलयन सिरका कहलाता है। इसका जल के साथ 5 से 8% जो विलयन होता है ना, सिरका कहलाता है, जिसका उपयोग आचार परिरक्षक के रूप में होता है। शुद्ध एसिटिक एसिड का गलनांक 290 केल्विन होता है। शुद्ध एसिटिक एसिड का जो गलनांक होता है ना, कितना होता है, 290 केल्विन होता है। और इसलिए ठंडी जलवायु और शीत के दिनों में ये क्या करता है, आपका जम जाता है। शुद्ध एसिटिक एसिड का जो गलनांक होता है 290 केल्विन होता है, और इसलिए ठंडी जलवायु और शीत के दिन में ये क्या करता है, यह जम जाता है। इस कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है ना। 14 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 14 नंबर क्वेश्चन, जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से तत्व उत्तरदायी है। जल की कठोरता के लिए कौन सा आपका उत्तरदायी है, बोलिए। पहला है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दूसरा है कैल्शियम और मैग्नीशियम, तीसरा है कार्बोक्सिलिक अम्ल और चौथा है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। जल की कठोरता के लिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या है आपका उत्तरदायी है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी कथन आपका क्या है, सही विकल्प सही है। जल की कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के तत्वों की अधिक मात्रा के कारण होती है। ऐसे जल से साबुन के साथ स्नान करने पर कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ अश्कम का क्या निर्माण करता है, जो जल से शरीर धो लेने के बाद भी शरीर पर जमा रह जाता है, चिपचिपा टाइप का रह जाएगा, ठीक है ना। अपमार्जक डिटर्जेंट का प्रयोग कर कठोर जल से होने वाले इस समस्या से निपटान किया जा सकता है। अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम और सल्फोनेट लवण होता है। लंबी श्रृंखला वाले क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम और सल्फोनेट लवण होता है। इन यौगिकों का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाता है। इससे वे कठोर जल में भी आपका प्रभावी बने रहते हैं। सामान्यतः अपमार्जकों का उपयोग शैम्पू एवं कपड़ा धोने के उत्पाद बनाने में किया जाता है। सामान्यतः जो अपमार्जक होता है ना, अपमार्जक का उपयोग शैम्पू एवं कपड़ा धोने के उत्पाद बनाने में किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, साबुन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है और कौन सा कथन आपका सही है, सही कथन को चुनना है। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम आपका लवण होता है। साबुन के मिसेल, है ना, मिसेल्स प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं, जिससे साबुन का घोल क्या होता है, बादल जैसा दिखता है। जैसे साबुन का घोल किस तरह दिखता है, आपका बादल जैसा दिखता है। दोनों कथन क्या है आपका सही है ना, दोनों कथन सही है। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। कपड़ों की अधिकांश मैल तैलीय होती है। जो कपड़ा होता है ना, कपड़ों का अधिकांश जो मैल होता है ना, तैलीय होता है। और तेल के कारण ये पानी में अघुलनशील होता है। तेल के कारण क्या होता है, पानी में अघुलनशील होता है। साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है। जो साबुन का जो आयनिक भाग होता है जल में घुल जाता है, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है। जबकि कार्बन श्रृंखला क्या करता है, आपका तेल में घुल जाती है। इस प्रकार साबुन के अणु मिशेल संरचना तैयार करती है। साबुन का अणु क्या तैयार करती है, मिशेल संरचना आपका तैयार करती है।
साबुन की संरचना आप क्या तैयार करती है? आपका मिसेल संरचना तैयार करती है। मिसेल संरचना तैयार करती है जहां अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा आपका बाहर की ओर होता है। जो आपका एक सिरा होता है ना, तेल की ओर होता है तथा अ, तेल की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इससे पानी में इमल्सन बनता है। इससे पानी में क्या बनता है? आपका इमल्सन बनता है। इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलाने में मदद करती है और कपड़े साफ हो जाते हैं। मिसेल साबुन के ऐसे अणु होते हैं मिसेल साबुन के ऐसे अणु होते हैं जिसके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विलय एक सिरे को जलरागि कहता है। जल में विलय एक सिरा को क्या कहते हैं? जलरागि कहते हैं। हाइड्रोफिलिक कहा जाता है तथा हाइड्रोजन में विलय दूसरे शिला को जल विरागी कहा जाता है। ठीक है ना। जल में घुले सिरा को क्या कहा जाता है? जलरागि कहा जाता है। और हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे जो सिरा होता है जल विरागी कहलाता है। साबुन के मिसेल प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकती है या कर सकते हैं जिससे साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है। साबुन का घोल कैसा दिखता है आपको? बादल जैसा। 16 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों पर क्या करना है? आपको विचार करना है। ऑक्सीकरण ऐसे पदार्थ जिसमें दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। ऑक्सीकरण, ठीक है ना। ऐसे पदार्थ जिसमें दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। बताइए, ये कथन आपका सही है? एकदम से सही है। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करती परंतु इसके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है, उसको उत्प्रेरक बोला जाता है। एस्टर की बात करते हैं। ऐसे पदार्थ जो मुख्य रूप से अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होती है उसको क्या बोलते हैं? हम लोग एस्टर बोलते हैं। 1, 2, 3 कथन क्या है आपका? सही है। ठीक है ना। ऐसे पदार्थ जिसमें दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ठीक है ना। दूसरे को ऑक्सीजन देने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं? आपको ऑक्सीकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें दूसरे को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहलाता है। ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करती है परंतु इनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है, उत्प्रेरक कहलाता है। ऐसे पदार्थ जो मुख्य रूप से अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होती है एस्टर कहलाती है। एस्टर की गंध मृदु होती है। जो एस्टर होती है ना उसकी गंध क्या होती है? मृदु होती है। इसका उपयोग इत्र बनाने एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका? जो कि एक क्षार है की अभिक्रिया द्वारा एस्टर पुनः एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है क्योंकि इससे साबुन तैयार किया जाता है। इसे क्या तैयार किया जाता है? इसे साबुन तैयार किया जाता है। अगला 5 नंबर चैप्टर पर आ जाइए। ठीक है ना। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है ना। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। अब सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। वो डोबेराइनर ने कौन सा नियम दिया था? डोबेराइनर आपका त्रिक नियम दिया था। डोबेराइनर ने आपका त्रिक नियम दिया था। न्यूलैंड ने आपका कौन सा नियम दिया था? अष्टक नियम दिया था। और मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी को किसने दिया था? बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी को, है ना, आधुनिक आवर्त सारणी को किसने दिया था? मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी को दिया था। और ये डॉमित्री इवानोविच मेंडेलीव ये तत्वों के आवर्त सारणी का प्रारंभिक विकास किया था मेंडलीफ ने। ठीक है ना। तत्वों के आवर्त सारणी का जो प्रारंभिक जो विकास किया था ना तो किसने किया था? आपका मेंडलीफ ने। तो क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा 2 नंबर, 1 नंबर, है ना, 2 1, उसके बाद आपका 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3 आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा। इधर वैज्ञानिक और इधर उसका सिद्धांत है।
वोल्फगांग गांग डवेलर ने आपका त्रिक नियम दिया था। जॉन न्यूलैंड्स ने आपका अष्टक नियम दिया था। डॉमिट इवानोविच मेंडलीफ ने आपका तत्वों की आवर्त सारणी का प्रारंभिक विकास किया था। किसने? मेंडलीफ ने। हेनरी मोजले ने आपका आधुनिक आवर्त सारणी विकसित किया था। ठीक है ना। अगला 2 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? मेंडलीफ के आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है आपको? विचार करना है कि कौन सा कथन आपका क्या है, आपका सही है। पहला है मेंडलीफ ने तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम तथा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया था। ये तो कथन आपका सही है। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े थे। ये बात भी आपका सही है। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में अक्रिय गैस को एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया था। ये बात आपका जो है ना बिल्कुल गलत है। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया था। ये कथन क्या है आपका गलत। 1-2 नंबर कथन क्या है आपका सही। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम तथा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का सिद्धांत है तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। जो मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी का जो सिद्धांत है ना, तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का क्या होता है? आवर्त फलन होता है। कथन 1 क्या है आपका सही है। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े और इन खाली स्थानों के आधार पर नए तत्वों की भविष्यवाणी की। अतः कथन 2 भी क्या है आपका? कथन 2 भी आपका सही है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी की अक्रिय गैस अनुपस्थित थी। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में जो अक्रिय गैस थी ना, क्या आपका क्या थी? आपका अनुपस्थित थी, क्योंकि तब तक अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। अतः कथन 3 क्या है आपका? गलत है ना। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। 3 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उपस्थित कमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है आपको? विचार करना और कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन को आपको चुनना है। वह अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए। जो मेंडलीफ थे ना, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए थे। ये बात तो आपका सही है। तत्वों के समस्थानिक उनकी सारणी के आवर्त नियम के लिए चुनौती थी। तत्वों के जो समस्थानिक उनकी सारणी के आवर्त नियम के लिए क्या थी? चुनौती थी। ये बात भी आपका सही है। उनकी सारणी में एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते, है ना। उनके सारणी में एक तत्व से दूसरे तत्वों की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते। ठीक है ना। तो आपका 1-2 तीनों कथन क्या है आपका सही है। तीनों कथन क्या है आपका सही है ना। उपयुक्त तीनों कथन क्या है? सही है। उपयुक्त तीनों कथन सही है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में उपस्थित मुख्य कमियां निम्नलिखित है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं से मिलता है। जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, क्षार धातुओं से आपका मिलता है। साथ ही आपका दूसरी ओर हैलोजन की तरह हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक डायएटॉमिक अणु के रूप में पाया जाता है। हाइड्रोजन के ऐसे व्यवहार के कारण उसे आवर्त सारणी में नियत स्थान पर रखना संभव नहीं था। मेंडलीफ भी अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए। जो मेंडलीफ थे ना, हाइड्रोजन को अपने जो आवर्त सारणी में सही स्थान नहीं दे पाए। उसका मेंडलीफ की आवर्त सारणी तैयार होने के काफी समय बाद समस्थानिकों का पता चला। चूंकि किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। जो समस्थानिक होते हैं ना, समस्थानिक के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुणधर्म क्या होता है आपका? अलग अलग होता है। ठीक है। लेकिन उसके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए सभी तत्वों को समस्थानिक उनकी सारणी के आवर्त नियम के लिए चुनौती थी। और उसके बाद बोला कि उनकी सारणी में एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर
आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते, जिससे यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दोनों तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। विशेषकर भारी तत्वों पर विचार करें तो इनमें अधिक कठिनाई होती है। भारी तत्वों पर क्या होता है आपका, अधिक कठिनाई होती है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। विचार कीजिए, है ना। और कौन सा कथन आपका सत्य है, सत्य को चुनना है। इसमें तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होता है। इनमें तत्वों का गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या क्या होता है, आवर्ती फलन होता है। 1 नंबर जो कथन है तो आपका तो सही है, ठीक है ना। इसमें 7 समूह 18 आवर्त है ना, ये बात गलत बोल दिया। 7 समूह 18 आवर्त, ठीक है ना, ये बात गलत बोल दिया। 18 आपका क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा, और 7 क्या हो जाएगा, आपका आवर्त हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, ए नंबर सही है। परमाणु संख्या से परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है, और एक तत्व से दूसरे तत्व पर जाने पर इस संख्या में 1 की वृद्धि होती है। तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। इस आधुनिक आवर्त नियम को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होता है ना। कथन एक क्या है आपका सही है। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ को बोलते हैं वर्टिकल, जिन्हें समूह कहा जाता है, तथा 7 आपका क्षैतिज पंक्तियां जिसे आवर्त बोले तो इसे क्या कहा जाता है, क्षैतिज जो पंक्तियां हॉरिजॉन्टल जो है ना, उसको आवर्त कहा जाता है। अतः कथन 2 क्या आपका गलत है। कथन 2 क्या है आपका गलत। अगला 5 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। गलत कथन को क्या करना है, चुनना है। एक ही समूह के सभी तत्वों की जो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। जो भी ग्रुप है आपका, ठीक है ना, सभी तत्वों का जो संयोजकता होता है ना, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नया कोष इलेक्ट्रॉन से भरा गया है। प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नया कोष इलेक्ट्रॉन से आपका भरा गया है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या करती है, घटती है। एकदम बात सही है। आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, और समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का आकार क्या करता है, बढ़ता है। तो ये तीनों कथन आपका सही है। 4 नंबर धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बढ़ता है तथा समूह में नीचे जाने पर घटता है। धात्विक जो अभिलक्षण है आवर्त में बढ़ता है तथा समूह में नीचे जाने पर घटता है। डी ऑप्शन क्या है आपका गलत है, बाद बाकी सारा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। एक ही समूह ग्रुप में एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। प्रत्येक आवर्त में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न परंतु कोषों की संख्या समान होती है। जो प्रत्येक आवर्त होता है ना, प्रत्येक आवर्त में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न परंतु कोषों की संख्या क्या होती है, समान होती है। जबकि समूह में नीचे जाने पर कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। अतः प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नया कोष इलेक्ट्रॉनों से क्या आपका भरा गया है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या करती, घटती है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या करती है, घटती है। नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है, जिससे परमाणु का साइज क्या करता है, आपका घटता है। चूंकि नीचे की ओर जाने पर यह
नीचे जाने पर यह नया कोष जुड़ता चला जाता है, जिससे नाभिक तथा उसके बाहरी कोष की दूरी बढ़ जाती है। इसलिए समूह में ऊपर से नीचे जाने पर नाभिक का जो आवेश क्या करने बढ़ने के बाद भी परमाणु का आकार क्या करता है, आपका बढ़ता जाता है। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो परमाणु की त्रिज्या आपका घटेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या करेगा, आपका बढ़ता है। यह अधातुएं विद्युत ऋणात्मक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आबंध बनाने वाली प्रकृति की होती है। वही धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति होती है, अर्थात धातुएं विद्युत धनात्मक होता है। आवर्त में संयोजकता कोष पर लगने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश जैसे जैसे आपका बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति आपका घटती जाती है। समूह में नीचे की ओर संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश आपका घटता है, क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होती है। जो सबसे बाहरी जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक से दूर होती है। इसी कारण यह इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक निकल जाते हैं। इसलिए धात्विक अभिलक्षण आवर्त में घटता है और समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है। तो धात्विक जो अभिलक्षण होता है ना, आपका क्या होता है, आवर्त में घटता है। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो घटेगा, और समूह में नीचे जाने पर क्या करता है, आपका बढ़ता है। डी का तो आपका सही नहीं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 6 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से तत्व धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? तो आपका बोरॉन, सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम और आयोडीन। तो आपका कार्बन और आयोडीन धातु अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका सी सही हो जाएगा। उपयुक्त तत्वों में से कार्बन और आयोडीन आपका अधातुएं हैं। ये केवल अधातुओं का गुण प्रदर्शित करता है, अतः विकल्प सी सही हो जाए, उत्तर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाले तत्व बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम तथा पोलोनियम धातु एवं अधातु दोनों के आपका गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। इसलिए उन्हें अर्धधातु या उपधातु कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अर्धधातु या क्या कहा जाता है, उपधातु कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये जो केमिस्ट्री वाला था पोर्शन, ये केमिस्ट्री पोर्शन आपका ये खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं। अगर अभी तक आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आगे इसी प्रकार का बहुत सारा आपको वीडियो इसी चैनल पर मिलता रहेगा, ठीक है ना। और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन एकदम सबसे पहले मिले, ठीक है ना। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।